नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है भागी हुई लड़की। भागने वाला पहले पहले समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे पूरा भरोसा होता है कि उसकी पसंद घर वाले ज़रूर मान जाएंगे, वही लोग जो खुद को नवीन ख्याल वाले कहते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भैया कुछ कम नहीं होगा? नहीं दीदी, यहाँ का यही रेट है। फिर भी भैया कुछ तो कम कर सकते हो। दीदी आप एडवांस भी नहीं दे रही हैं और आपको सिंगल रूम भी मिल रहा है। सिंगल रूम का रेट इतना ही होता है और डबल रूम का रेट क्या है? यह सवाल वह पहले भी पूछ चुकी थी। आपको बताया ना, डबल रूम खाली नहीं। यह सुनते ही फिर से उसका सिर नीचे झुक गया। वह अपनी पीठ पर टंगी बैग की पट्टी को नाखूनों से खुदेड़ने लगी। उस कुर्शन की दबी आवाज़ वह तो नहीं सुन पा रही थी, मगर उस शांत और स्थित रिसेप्शन रूम में बैठा युवक भली भांति सुन सकता था। जितने रुपए युवक पीजी के सिंगल रूम के लिए मांग रहा था, उससे थोड़े ही ज़्यादा पैसे लेकर वह गुड़गांव आई थी। अपना पूरा जेब अभी ही खाली कर देना उसे सही नहीं लग रहा था। वह रिसेप्शन काउंटर से वापस बाहर के दरवाजे के पास आ जाती है। सुबह कब दोपहर में बदल चुकी थी उसे आभास ही नहीं हुआ। जैसे अभी सुबह थी और फिर मुड़कर देखा तो दोपहर हो गई। बाहर का चीखता प्रकाश किसी भी तरीके से उसे अपनी तरफ नहीं बुला रहा था, उल्टा एक छत की तलाश की ओर प्रेरित कर रहा था। मानो कह रहा हो, यहाँ में खुले दिन बिता पाना असंभव है। जाओ अपने लिए एक छत कोठरी ढूंढो। वह अपनी हथेली देखने लगी। सूखी गर्मी में हथेली के मुलायम चमड़े सफ़ेद होकर उखड़ने को है। उसके नाखून पर लगे लाल पेन जो पिछले रविवार को उसके पिताजी ने बहुत प्यार से लगाए थे, अब वह भी लगभग मिट चुकी है। लाल पेंट के कुछ एक छींटे इधर उधर नाखूनों पर बस चिपके पड़े हैं, अपने इतिहास को जाहिर किए हुए हैं। उसके बालों में लगी नारियल की तेल अब पूरी तरह उन काले बालों में सूख गई है। चेहरे पर पहले का घिसा क्रीम पसीने में बह चुका है। उसके गले की ऊपरी सतह पर पसीने के कुछ बुलबुले अभी भी उस क्रीम की सफ़ेदी लिए बैठे हैं। उस खुशबू की निशानी भी अब उन कपड़ों में नहीं है जिसे वह अभी पहनी हुई है, लेकिन वह तेज जो उसके चेहरे पर थी वह अभी भी बरकरार है। वह निडरता जो उसे परिभाषित करती है वह अभी भी बरकरार है। वह दृढ़ता जो वह अपने संग लेकर चली थी वह अभी भी मौजूद है। उसे न धूप पिघला पाया और न ही उससे बेचैन कर पाया। वह सूखी हवाओं उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। एक हौसला भरा गहरा गर्म सांस लेकर वह वापस उस युवक के पास गई। भैया कुछ नहीं हो सकता क्या? अभी बता दीजिए, नहीं तो मैं कहीं और ढूंढने जाऊंगी, सख्ती के साथ वह बोली। दीदी मुश्किल होगा, युवक ने कहा। वह युवक भी उसे बहुत देर से समझा रहा था। वह भी असमंजस में फंसा हुआ था। कम पैसे में किसी को कमरा देने का निर्णय लेना उसके ऊपर नहीं है। पैसों से जुड़े मामलों का निर्णय लेने का काम पीजी के मालिक का था। वह भी असहाय है, चाहकर भी मदद नहीं कर सकता, और ख़ासकर एक ऐसे इंसान को जिसे वह पहली बार मिल रहा है। वह थोड़ी देर और वहीं खड़ी रही, उस युवक को एकटक भरी आंखों से देखती रही। उसकी नज़रें युवक के हृदय को हर पल चीरे जा रही थी, मगर उस कठोर दिल युवक पर उसका कोई प्रत्यक्ष असर नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अपने बैग का फीता कसकर वह वापस मुड़ गई। दीदी रुकिए। अभी वह देरी तक गई थी कि युवक ने उसे रोक लिया। वह वहीं रुक गई। देखिए, मैं आपको रेट कम नहीं कर सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, युवक ने तसल्ली देते हुए कहा। ऐसा कीजिए, आप अभी आधे पैसे ही दीजिए, बाकी के पैसे महीने के अंत में दे दीजिएगा। वह युवक भी एक इंसान ही था जिससे एक मायूस चेहरा देखा नहीं गया। वह शायद उसके सामने बड़ी त्रासदी के समझ सकता था। वह वापस रिसेप्शन पर आ गई। थैंक यू भैया, उसने मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे पर छाई उदासी की रेखाएं जो
उसके मुड़ने के बाद बनी थी, अब जो उसी के गालों में कहीं गायब हो चुकी है। उसकी जगह एक खिंची खिंची साफ सुथरी मुस्कुराहट ने ले ली है। गालों का रंग भी लाल से गुलाबी हो चुका है। मालिक को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, युवक ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरीके से उनको मना लूँगा। आप अभी आधे पैसे ही दीजिए, और हाँ, आपको एक आईडी जमा करानी होगी। जब आप एडवांस दे देंगी तो आईडी आपको वापस मिल जाएगा। ओके भैया। उसकी खुशी अब उसके पूरे शरीर में दिख रही है। वह ठिठका सिकुड़ा शरीर अब मचलने लगा। उसमें एक नई ऊर्जा आ चुकी है, जो बीते हुए अभी तक के सभी कष्टों को अपने में कहीं घुला रही है। एक नई उमंग उन आँखों में आ चुकी है, जो कुछ देर पहले थके हुए से हो गए थे। उनके भीतर एक आवाज़ गूंजने लगी है, एक आवाज़ जो कह रही है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह दौर भी सहा जा सकता था। यहाँ पर साइन कर दीजिए, युवक एक बड़े रजिस्टर के किसी खाने पर इशारा करते हुए कहा। पीजी का कमरा बिल्कुल छोटा सा है, 10 कदम लंबा होगा और 8 कदम चौड़ा। कमरे के आधे से भी ज़्यादा जगह पलंग ने खा रखी है। कमरे के एक कोने में लोहे की 7 फुट ऊंची धूल से सनी अलमारी है, जिसके किनारे पर जंग की पपड़ी झूल रही है। दूसरे कोने पर प्लाई का पुराना सा स्टडी टेबल है, जिसके सामने प्लास्टिक की नीली कुर्सी रखी हुई है। अभी उस टेबल पर गरिमा का बैग उल्टा पड़ा है। बैग की जेब खुली और कुछ सामान इधर उधर बेतरतीब टेबल पर बिखरे हुए हैं। बिस्तर पर बिछी चादर एक तरफ फेंकी हुई है और फोम के मुलायम गद्दे पर गरिमा छाती के बल लेटकर सोई हुई है, एक ऐसी नींद में गिरफ्त जो बस शारीरिक परिश्रम करने वाले मजदूरों को ही आती है। रांची से दिल्ली तक की रेल यात्रा और फिर दिल्ली से गुड़गांव तक मेट्रो में खड़े होकर आने में गरिमा ने भी काफ़ी परिश्रम कर ली थी। उसके बैग जिसमें बस कपड़े ठूसे हुए थे, वो तो उतने भारी नहीं थे, मगर कंधों पर जो बोझ लेकर वह घर से भागी थी वह काफ़ी था, किसी पहलवान को भी घुटनों के बल गिराने में। दरवाजे की अनवरत खटखटाहट के कारण गरिमा की नींद अचानक टूट जाती है। एक पल के लिए उसे लगा वह अपने रांची के घर में सो रही है। नींद के अंधियारे और बिस्तर के नमों के आराम में उसे लगा अभी भी पुरानी जीवन की एक रात बीत रही है। लेकिन जैसे ही कांच की खिड़की पर नज़र पड़ी और लकड़ी का कोई पल्ला नहीं दिखा, उसे मालूम हो गया वह रांची में नहीं है। नए जीवन की एक नई रात बस शुरू हुई है। वह तुरंत उठकर बैठ जाती है। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट होती है, इस बार थोड़ी तेज। कौन है? गरिमा ने धीमी आवाज़ में पूछा। मैं सुरेश। एक दबी आवाज़ उसे सुनाई दी। गरिमा को कुछ पल लगे यह हिसाब लगाने में कि सुरेश कौन है। फिर उसे याद आया, सुरेश वही है जिसकी दरिया दिली के कारण ही वह अभी एक छत के नीचे बिस्तर पर सो रही है। हाँ भैया, बताइए, गरिमा थोड़ी तेज मगर आत्मीय आवाज़ में बोली। भरे गले से पूरे शब्द नहीं निकल पाए। दीदी, 10 मिनट में मेज़ बंद हो जाएगा। गरिमा चुप रही, शायद कुछ गणना कर रही हो या फिर शायद अभी भी नींद के दहलीज पर खड़ी उसे कुछ सूझ नहीं रहा। आपके लिए खाना भिजवा दूँ? जवाब न मिलने पर सुरेश ने फिर से पूछा। बातें अभी भी दरवाजे के आड़ में हो रही है। नहीं, रहने दीजिए भैया, मैं नहीं खाऊंगी, सीधे स्वर में गरिमा ने कहा। ठीक है, नाश्ता 7 बजे सुबह से मिलेगा, बोलकर सुरेश वहाँ से चला गया बिना किसी जवाब का इंतजार किए। गरिमा वापस बिस्तर पर पसर गई। उसे खाने की भूख नहीं थी, उसे बस नींद चाहिए थी, ढेर सारी नींद, जिससे उठकर उसके शरीर और मन दोनों को हौसला मिले। इतना हौसला कि आने वाले 10 मिनट 10 दिन तक कट जाए। 10 दिन बाद जब उसकी सबसे पुरानी और सबसे नज़दीकी दोस्त प्रिया गुड़गांव वापस आ जाएगी, तब कोई तो होगा जो अपना करीबी, जो उससे हित में सोचेगा। तब चाहे दिन कटने में आसान हो जाएंगे। गनीमत है कि प्रिया ने इस पीजी का पता दे दिया था।
नहीं तो एक नए शहर में रहने का आसरा ढूंढना इतना आसान नहीं होता। होटल में रुकने के पैसे वह अपने साथ लेकर आई थी, मगर वह पैसे इतने भी नहीं थे कि महीना निकाल दिया जाए। ये पैसे उसने पिछले 3 सालों से बच्चों को कंप्यूटर की ट्यूशन देकर एकत्रित किए थे। अब उसके वो पैसे उसके सही काम आएंगे, ऐसा वह सोचती है। खिड़की की ओर मुड़ी उसकी नज़रें कांच से आ रही अंधियारे को ताकते ताकते अंधियारे में ही डूब जाती है। उसका शरीर फिर से उस नींद में समर्पित हो जाती है जो सब कुछ ठीक कर देगी। भाग जाने का निर्णय कोई अकस्मात निर्णय नहीं होता। घुट घुट कर बिताए दिनों में जब कोई रास्ता नहीं मिलता तभी यही रास्ता बचता है। ऐसा नहीं है कि भागने वाला बस एक विद्रोह के मकसद से भागता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भागते हैं कुछ साबित करने के लिए, कुछ मनवा लेने के लिए और फिर वापस लौट आते हैं। लेकिन ऐसे भगौड़े की तादाद भी कम है और उनका मकसद भी बहुत छिछला। भागने वाला पहले पहले समझाने की बहुत कोशिश करता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके तरक्की पसंद घर वाले ज़रूर मान जाएंगे। वही लोग जो खुद को नवीन ख्याल के बतलाते हैं, उसे लगता है वो समझ जाएंगे। वही जिसमें स्वीकृति कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसा बाहर से देखकर जान पड़ता है। उसे लगता है वो मान जाएंगे। कितनी शामें, कितनी सुबह और कितनी दोपहरें और रातें बीतती है जब ये भागने वाला अलग अलग तर्क और तरीके से अपने मन की बात कहता है। लेकिन जब वह बातें एक मूर्ति को कई बातों से लगने लगती है, तब जाकर कहीं हृदय में भाग जाने का निर्णय पनपने लगता है। तब भी कोई एकदम से नहीं भागता, और ख़ासकर गर्मिया जैसी लड़की जो अपने परिवार से बहुत लगाव रखती है। जो लगाव का धागा वह एकदम से नहीं टूट जाता, धीरे धीरे घिसता रहता है। दिन पर दिन उस धागे की तनाव कमज़ोर होते रहती है और जब टूटती है तो किसी को उसकी भनक भी नहीं लगती, क्योंकि कोई उस प्रेम के धागे की रखवाली नहीं कर रहा होता है। अगर असलियत में कोई रखवाला होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। धागे की अहमियत बस बांधे रखने मात्र से नहीं है। धागे की अहमियत उसके लचीलेपन में है। उसकी अहमियत इस तथ्य में है कि वह 2 सिरे को जोड़ कर रहे। एक ऐसा जोड़ जिसमें दूरियां, नज़दीकियां बढ़ते घटते रहती हैं, लेकिन धागा हमेशा सिरे से जुड़ा रहता है। गरिमा अपने घर वालों से प्रेम तो करती है, लेकिन वह उस प्रेम में अंधी नहीं है। बलिदान देने जैसे पौराणिक सोच का वह तिरस्कार करती है। वो जानती है जीवन के उस मर्म को जिसके अंतर्गत से धरती के सभी वासी आते हैं, जो इस इंसानी समाज के बनाए सारे नियम के परे हैं। वही नियम जिसे मनुष्यों को छोड़कर सारे जीव जंतु अपनाए हुए हैं। अपना देखकर खुद करते हुए जीवन जीना। रांची का मौसम सबसे खुशनुमा बरसात के मौसम में होता है। बादलों का दोसाला ओढ़े रांची का माहौल किसी हिल स्टेशन से कम नहीं होता। खिड़कियां खोलकर रखो तो पंखे की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती। उल्टा एक चादर साथ लेकर सोना पड़ता है। क्या पता कब रात को चुपके से ठंड लगे और शरीर गर्माई ढूंढने में खुद को उठा दे। ऐसी ही जून की एक शाम गरिमा खिड़की के पतले चौखट पर बैठकर बाहर गिरते झीनीदार बारिश को देख रही थी। उसकी माँ रसोई में पालक की पूड़ियाँ तल रही थी, जिसकी खुशबू हवा में तैरते मंडराते हुए गरिमा को छूकर बारिश की कड़ों में डूबते जा रही थी। उसके पापा और बड़े भाई हॉल में बैठे हैं। वे टीवी पर लगातार चैनलों को बदल बदल कर अपने मन को टीवी पर आ रहे कार्यक्रम से मेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। गरिमा का छोटा भाई अपने कमरे में बैठा अपनी किताबों में खोया हुआ है, कहानियों की किताबों में। उसके छोटे भाई को दिखाए हुए दुनिया से ज़्यादा लिखी हुई दुनिया पसंद आती है, और गरिमा को उसकी माँ की तरह ही न लिखी हुई दुनिया पसंद आती है और न ही दिखाई हुई दुनिया। उन्हें तो बस जो दुनिया उनके आसपास फैली है उसे देखना ज़्यादा रुचिकर लगता है। इसीलिए माँ किचन की खिड़कियों से बाहर को देख रही है और बेटी हॉल की खिड़की से
उन गिरती बूंदों को देखकर एक पूड़िया तलने में खोई हुई है तो दूसरी अपने मन के संसार में विचर रही है, कंधे पर एक चिंता लिए हुए। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पढ़ाई जारी रखने के बजाय रुकने का निर्णय लिया था, जिसे उसके माता पिता दोनों बिना किसी विरोध के मान गए थे। उसे भी हैरानी हुई, मगर पिछले हफ्ते ही उसे उसके मान जाने के पीछे छिपी मंसूबे की भनक लगी, जब उसकी शादी करा देने की बात उसने सुन ली थी। उसके पिता पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ ज़्यादा ही समय अनजान लोगों के साथ फ़ोन पर बात करने में बिता रहे थे, और हर बार फ़ोन पर सुनी बातों ने गरिमा को उसकी पढ़ाई, उसकी खूबियाँ और उसकी उम्र से जुड़ी खबर सुनने को ज़रूर मिल जाती थी। शंका यकीन में तब बदल गई जब 2 रात पहले उसकी माँ देर रात कभी उसके सिरहाने आकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। गरिमा ने जब अपना सिर माँ के गोद में रखा तो माँ भी खुद को रोक नहीं पाई। बेटी के घर से चले जाने के वियोग और खुशी के थोड़े आंसू जरूर छलके, लेकिन गरिमा का शक यकीन में बदल गया। जब उसने शादी नहीं करने की इच्छा अपनी माँ को बताई तो उसे वहीं चुप करा दिया गया। बात बस शादी की नहीं थी, बात थी उन चीज़ों से वंचित करा देने की जो उसने अपने बड़े भाई को करते देखा था, अपने दोस्तों को करते देखा था। नौकरी करना, अकेले रहना, अपने खर्चे खुद निकालना, वह सब कुछ करना जो शायद सभी मनुष्यों को करनी चाहिए। एक ऐसी जीवन शैली जीना जिसमें अपने से जुड़े हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर हो, किसी के मुंह पर ताकने की ज़रूरत न पड़े, अपना मालिक स्वयं होना। अभी वह यह सोच ही रही थी कि पापा को अपनी नामंजूरी कैसे बताया जाए। उसके पापा ने उसे अपने पास बुला लिया। वह खिड़की से उतरकर पापा के पास आ गई और इतने में पालक की पूड़ियाँ भी मेज पर आ गई। घर के सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए। पालक की गर्म पूरियों की एक ही थाली में 5 हाथ बारी बारी से आते और कुछ टुकड़े लेकर चले जाते। ऐसे ही कुछ मिनटों में पूड़ियाँ खत्म हो गई। अब बस एक खाली थाली और कुछ ताकतें इंतज़ार करते नजरें हॉल के मेज के आसपास टिकी हुई हैं। कुछ नई बात बताने के लिए यह माहौल ठीक भी है और नहीं भी। इस फिसलती ढलान के जैसी जो किसी भी तरफ बहुत ही तेज़ी से मुड़ सकती है। अगर बात सही साबित हुई तो वह बहुत सही हो जाएगी, और अगर गलत साबित हुई तो बहुत गलत हो जाएगी। इसी कश्मकश में गरिमा फंसी हुई है। कलाई कैसी है तुम्हारी? गरिमा के पापा ने तेल से सनी उंगलियों को चाटते हुए पूछा। सुबह वह जल्दीबाजी के चक्कर में सीढ़ियों पर जमी काई में फिसल गई थी और हाथों के बल गिरने के कारण उसके कलाई में हल्की सी चोट लग गई थी। इतनी हल्की चोट कि अभी तो वह दर्द में है, लेकिन शायद सोकर उठे तब तक दर्द गुम हो जाए। अभी भी दर्द है पापा? गरिमा कलाई की दर्द को नए सिरे से अनुभव करते हुए बोली। इतनी देर से पूरियाँ खाते वक्त तो दर्द कहीं गायब थी और अब सवाल पूछते ही वापस प्रकट हो गई। उसने कलाई को घुमाकर फिर से दर्द को महसूस किया। टीस की लहर उसकी कलाई से शुरू होकर समूचे हाथ में फैल गई। शायद यह दर्द सुबह तक भी ठीक न हो, उसने सोचा। कुछ लगाया उस पर? वहीं से सोफे पर बैठे गरिमा के बड़े भाई ने पूछा। मलहम लगाया है। कब लगाया था? उसके पापा ने चिंता दिखाते हुए पूछा। दोपहर को। फिर से लगा लो, भैया ने कहा। सोते वक्त लगा लूँगी। मलहम लगाकर एक कपड़ा भी लपेट लेना, बड़े भाई ने सुझाव देते हुए कहा। दीदी अब नेल पॉलिश कैसे लगाओगी? गरिमा के छोटे भाई ने मजाक में पूछा। कैसे लगाऊंगी का क्या मतलब है? दूसरे हाथ से लगा लूँगी, गरिमा ने फ़ौरन जवाब दिया। एक हाथ में ही न लगा पाओगी, दूसरे हाथ में कैसे लगाओगी? छोटा भाई हाजिरबाजी किसका था? फिर एक ही हाथ में लगाऊंगी, दूसरे में नहीं लगाऊंगी, गरिमा खींच कर बोली। कोई नहीं, मैं लगा दूंगा, गरिमा के पापा ने बीच में टोक कर कहा। तीनों भाई बहन आश्चर्य भाव में अपने पापा को देखने लगे कि जैसे उन्हें आशा ही न थी कि उनके पापा कभी नेल पेंट लगा सकते हैं
यानी एक जनाना हरकत में रुचि रख सकते हैं। अरे ये बहुत अच्छा लगाते हैं, गरिमा की मम्मी ने थोड़ा शर्मा कर कहा। ये तो एकदम नई बात पता चली है, गरिमा के बड़े भाई ने चुटकी लेकर कहा। बेटा इसका नेल पेंट लेकर आओ, मैं हाथ धोकर आता हूँ, गरिमा के पापा ने उसके छोटे भाई से कहा। वो भागकर गरिमा के कमरे में गया और तुरंत वापस आ गया। उसे पता होता है गरिमा की हर चीज़ कहाँ रखी होती है। आधे से भी ज़्यादा समय वह गरिमा के ही कमरे में बिताता है। कहानियों में मिले भारी शब्दों के मतलब जानने के लिए गरिमा उसका शब्दकोश है। गाढ़े हरे रंग की नेल पेंट अपने पापा को देखकर गरिमा का छोटा भाई वहीं फर्श पर बैठ गया। एक उत्सुक सिनेमंची की तरह आगे होने वाली घटना को देखने के लिए वह तैयार था। कौन से हाथ में चोट लगा है बेटा? गरिमा के पापा ने पूछा। दाहिने। फिर बायां हाथ पहले लाओ। गरिमा ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को फैलाकर अपने पापा के सामने हवा में स्थिर करके रख दिया। गरिमा के पापा ने ब्रश से नेल पेंट निकाला, फिर सलीके से बोतल के मुंह पर उसे पोंछा और फिर गरिमा की तर्जनी उंगली पर एक पेंटर की तरह बहुत ही हल्के दबाव से एक स्ट्रोक मारा। उस स्ट्रोक पर 2 गर्म हवा की फूंक मारी और फिर बहुत प्यार से 2 और स्ट्रोक से पूरे नाखून को हरे रंग से रख दिया। ठीक से लगा क्या? गरिमा के पापा ने पूछा। एकदम प्रो, गरिमा ने बड़े भाई से उछलकर जवाब दिया। हाल में मौजूद सबकी दांतें दिख रही थी। तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में? गरिमा की माँ एक व्यंग भरी नज़रों से बड़े भाई को देखी। वह शर्मा कर नीचे देखने लगा। थोड़ा गाढ़ा हो गया है, गरिमा के मम्मी ने फिर सही रिव्यू दिया। हाँ, गरिमा ने भी हामी भरी। अपनी गलतियों को समझकर इस बार उसके पापा ने एक परफेक्ट तरीके से दूसरी नाखून पर रंग लगाई। इस बार रंग लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। अब उसके पापा ने पूछा, ये वाला ठीक है? गरिमा ने उत्तर दिया। गरिमा के पापा उसके बाएं हाथ के नाखूनों पर धीमे धीमे रंग लगाते गए और धीरे धीरे दर्शकगण अपने अपने पिछले कामों में व्यस्त होते गए। मम्मी किचन में चली गई, बड़े भाई टीवी में उलझ गए और छोटा भाई सबसे दूर अपनी किताबों की दुनिया में खो गया। उनके लिए चल रही नाटक अब रोचक नहीं रही। यह सही मौका है, गरिमा ने दाहिनी हाथ देने से पहले सोचा। पापा, भर्राए हुए से स्वर में गरिमा ने पुकारा। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या बेटा? नहीं, बोलकर गरिमा चुप हो गई। उसके पापा एक नाखून समाप्त कर दूसरी पर चले गए। टीवी की आवाज़ भी थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा गरिमा को लग रहा था। एक बाहरी शोर में वह और उसके पापा घिरे हुए हैं। उसे ऐसा आभास हो रहा था एक भीतरी शोर भी उफान पर आ रही थी। इसकी भनक भी छुपी न थी। पापा, अकबकाहट में वो थोड़ी तेज बोल पड़ी। हाँ बोलो बेटा। पापा सिर झुकाए नाखूनों में खोए रहे। बाहरी शोर अभी भी घेरा बनाए मौजूद है। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती, गरिमा ने धीमे से ऐलान किया और तभी अचानक से उसे आने वाले सन्नाटे की पहली भनक मिली। बाहर का घिरा शोर फट चुका था। किचन से आ रही बर्तनों की आवाज़ रुक गई थी। बड़े भाई ने टीवी बंद कर दी थी और नजरें फेर कर वह गरिमा को देख रहे थे। उसके पापा भी रंग लगाते लगाते रुक गए थे और सिर ऊपर कर अपनी बेटी को लगातार देखने लगे थे। छोटे भाई की नज़र किताब पर जरूर थी, मगर उसके कान खड़े हो गए थे। पल भर में खुशनुमा माहौल संजीदा हो चुका था। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। एक लंबी चुप्पी के बाद गरिमा ने अपनी बात फिर से दोहराई। शादी क्यों नहीं करनी है तुम्हें? उसकी मम्मी चिल्लाते हुए किचन से बाहर आ गई। मम्मी भी गरिमा के फिर से बोलने का ही इंतज़ार कर रही थी और शायद बाकी के जन भी यही इंतज़ार कर रहे थे। इस आशंकाओं में ही पहली बार कही हुई बात शायद कुछ और थी और सुनाई कुछ और पड़ी, मगर अब कोई शक नहीं था। सबके सामने स्पष्ट शब्दों में बात दोहराई जा चुकी थी और उस दोहराई बात का असर यह हुआ कि अब 3 लोग गरिमा को ही देख रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उसे घूर रहे हैं। सब नखरा छोड़ हथियार डालने की उम्मीद में। वही गरिमा के भीतर का उफान आज शाम कोई और ही रंग ले रहा था।
मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, हल्की तेज़ आवाज़ में वह फिर से बोली। अभी क्यों नहीं करनी है? इस बार उसकी मम्मी ने अपना सवाल कड़क अंदाज में पूछा। वह अब गरिमा के बिल्कुल करीब खड़ी हो चुकी थी। मेज़ की एक तरफ गरिमा और दूसरी तरफ उसके माता पिता और उसके बड़े भैया। मम्मी मैं पहले नौकरी करना चाहती हूँ, फिर मैं शादी करूँगी। गरिमा आखिरी के शब्द बोलते बोलते रुक गई थी, शायद इसलिए कि उसके भीतर शादी को लेकर अभी तक कोई कड़ा फैसला नहीं बना था। तो ये थी कहानी भागी हुई लड़की। आगे की कहानी जल्दी ही अपलोड करूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।